Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी about the electrical events which occurs during skeletal muscle contraction. उसमें मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल के बारे में, उस पूरे कर्व के बारे में समझाया था। जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, उसका एक आयोनिक बेसिस होता है जिसके आधार पर ये जो पूरा एक्शन पोटेंशियल का कर्व आपको मैंने समझाया था वो बनता है। आज के वीडियो में बात करते हैं इसी आयोनिक बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के बारे में जो कि एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रहता है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया जाए मसल के बिल्कुल अंदर, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा, और वहां पे ये देखा जाता है कि अंदर नेगेटिविटी है और बाहर के कंपैरिजन में होती है ये नेगेटिविटी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कांस्टेंट रहता है और इसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एक मसल फाइबर में, ये कुछ मैकेनिज्म्स द्वारा संचालित होता है जो कि इस आयोनिक इम्बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, मतलब अंदर ज्यादा नेगेटिविटी एज कंपेयर टू द आउटसाइड। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स को सेपरेट करता है इनटू इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो ये जो भी आयोनिक इम्बैलेंस है ये दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। पहला है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा होता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहले समझते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। इस पिक्चर से समझते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में, अक्रॉस बोथ डायरेक्शंस, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का, जिसे कि एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, वो मेंटेन करता है। ये क्या करता है? 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर भेजता है बाय यूजिंग एनर्जी जो कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से इसे मिलता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव आयंस है। ज्यादा सोडियम बाहर जाता है, अंदर कम पोटेशियम आता है। इसकी वजह से इनसाइड ऑफ द सेल में एक नेगेटिविटी होती है और आउटसाइड ऑफ द सेल में एक पॉजिटिविटी होती है। दूसरा मैकेनिज्म मैंने जो कहा वो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं और वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं टू सम स्पेसिफिक आयंस। मतलब इन ट्रांसपोर्ट चैनल्स की जो कैपेसिटी है ऑफ अलाउिंग द आयंस टू मूव, आयंस को अंदर से बाहर करने देने की जो परमिएबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो कैपेसिटी इनकी अलग होती है अलग अलग आयंस के लिए। और बहुत सारे चैनल्स होते हैं गेटेड चैनल्स जो कि बस एक स्पेसिफिक आयन को ही आना जाना करने के लिए अलाउ करते हैं। आप इनको कुछ रास्तों की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसके थ्रू बस एक स्पेसिफिक आयन ही आना जाना कर सकता है, क्योंकि इसमें एक गेट होता है जो बस उसी आयन के लिए खुलता है और इसीलिए इसे कहा जाता है गेटेड चैनल। तो पहले बात करते हैं एनायंस के लिए कौन से चैनल्स है। एनायंस यानी जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, एनायन जैसे प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट चैनल होता ही नहीं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एनायंस होते हैं जैसे ऑर्गेनिक फॉस्फेट या सल्फेट कंपाउंड्स, ये सारे सेल के अंदर ही रहते हैं, इनको बाहर जाने की अनुमति ही नहीं होती क्योंकि कोई चैनल या रास्ता नहीं होता इनके लिए। सो ये अंदर रहते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि अंदर नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर को नेगेटिव बनाने में मदद करते हैं। एक चैनल होता है जिसे कहा जाता है लीक चैनल। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन होते हैं, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, इनके लिए ये लीक चैनल्स मौजूद होते हैं। और ये जो आयन्स है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सोडियम जो कि एक पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो कि एक नेगेटिव आयन है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो पोटेशियम आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। रेस्टिंग कंडीशंस में क्लोराइड चैनल्स अक्सर बंद ही होते हैं। तो क्या होता है, क्लोराइड आयंस बाहर ही रह जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते। इसीलिए बस जो पॉजिटिव आयंस सोडियम और पोटेशियम है उनकी ही ये कैपेसिटी होती है कि वो अंदर बाहर करें। जैसा मैंने आपको पहले सोडियम पोटेशियम पंप में कहा कि सोडियम
3 सोडियम बाहर आता है, 2 पोटेशियम अंदर जाता है और दोनों पॉजिटिव आयंस हैं। और यहाँ पे आपको समझना होगा कंसेप्ट लीक चैनल्स का। लीक चैनल यानी जिसके थ्रू अंदर गया हुआ पोटेशियम फिर से बाहर आ जाए या बाहर गया हुआ सोडियम फिर से अंदर आ जाए। ये जो लीक चैनल्स है, रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम आयंस के रिलेटेड लीक चैनल सारे खुले हुए होते हैं, लेकिन सोडियम आयंस के रिलेटेड जो लीक चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू सोडियम फिर से बाहर से अंदर आ जाए, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड। सो इसमें क्या होता है कि जो भी 2 पोटेशियम मैंने कहा था आयन सोडियम पोटेशियम पंप में अंदर जाता है, उसमें से ज्यादातर बाहर आ जाता है क्योंकि लीक चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन सोडियम जो बाहर आता है वो फिर अंदर नहीं जा पाता। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि जो प्रोटीन्स है या दूसरे एनायंस हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर अंदर जो नेगेटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू द आउटसाइड पॉजिटिविटी। सो कहा जा सकता है कि रेस्टिंग कंडीशन में पैसिव पोटेशियम आयन के इफ्लक्स के ज़्यादा होने की वजह से एज कंपेयर टू द पैसिव सोडियम इनफ्लक्स, इसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होता है कि आउटसाइड ज़्यादा पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू द इनसाइड। अब एक बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो जाए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी अंदर नेगेटिविटी और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिविटी, इसके आगे क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस का पैसिव इफ्लक्स हो रहा था इन लीक चैनल्स के थ्रू वो बिल्कुल बंद हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर पॉजिटिविटी है सेल के बाहर वो रिपेल करता है इन पॉजिटिव पोटेशियम आयंस को, और अंदर जो नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट करता है पोटेशियम आयंस को। सो इसकी वजह से और ज़्यादा लीकेज नहीं होता। अब जो लास्ट वीडियो में एक्शन पोटेंशियल की बात मैंने की थी, वहाँ पे उस एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट में इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी डीपोलराइजेशन शुरू होता है तब क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का। जब भी डीपोलराइजेशन पहुंच जाता है 7 से 10 मिलीवोल्ट्स में, तब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ज़्यादा दर में, ज़्यादा रेट में, फास्टर रेट में खुलना शुरू हो जाते हैं और इसे कहा जाता है सोडियम चैनल एक्टिवेशन। जब फायरिंग लेवल पहुंचता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वजह से ओवरशूट होता है। ये देखिए ओवरशूट। लेकिन जो सोडियम ट्रांसपोर्ट है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, कम टाइम के लिए होता है, यानी कि सोडियम चैनल जितने जल्दी खुलते हैं उतने जल्दी बंद भी हो जाते हैं और इसी वक्त पोटेशियम चैनल्स भी खुलने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से पोटेशियम का एक इफ्लक्स होता है आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। और अनलाइक सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स काफ़ी देर तक खुले हुए होते हैं और इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रीपोलराइजेशन ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए और खुले हुए रहते हैं और इसी की वजह से कुछ ज़्यादा ही पोटेशियम आयंस की इफ्लक्स हो जाती है और इसकी वजह से अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे कहा जाता है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। उम्मीद करती हूँ आप पिछले वीडियो और इस वीडियो को कंबाइन करके समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल के दौरान ये पूरा आयोनिक मूवमेंट रहता है, जिसकी वजह से ये जो चेंजेस या डिफ्लेक्शंस आपके एक्शन पोटेंशियल कर्व में दिख रहे हैं वो दिखते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और डिटेल्स में बात करूंगी अबाउट द वेरियस चेंजेस जो कि मस्कुलर कंट्रैक्शन के दौरान होते हैं, जैसे एक्टिन मायोसिन किस तरीके से मूव करता है वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे अन्य टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। Thank you so much. See you soon.